Afternoon students, today we will solve question number first of exercise 8.3 NCERT Mathematics class 8. So first question is calculate the amount and compound interest on. Principal is given rupees 10,800, time period is 3 years, rate of interest is 12.5% per annum compounded annually. अब देखो बेटा यहाँ पे टाइम पीरियड 3 इयर्स दे रखा है, उसके बाद भी पर एनम कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है ना वो हर साल के लास्ट में काउंट कर लिया जाता है। फिर उसके बाद क्या कहता है नेक्स्ट ईयर के लिए काउंट किया जाता है, फिर उसके बाद अगले साल के लिए, ऐसे 3 इयर्स तक। मतलब कि टाइम पीरियड को क्या करते हैं वन ईयर में ब्रेक कर लेता है और हर साल के लास्ट में क्या कर लेता है उस इंटरेस्ट को चेक कर लेता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअली। जिसको नहीं आया ना समझ में, एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होती है कंपाउंडेड एनुअली वाली। ठीक है ना। प्रैक्टिकल के लिए मैं रुपीज़ मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूँ 500 रुपीज़ का। ठीक है ना, 500 रुपीज़ मेरे पास यहाँ पे हैं अवेलेबल, तो मैं 500 रुपीज़ से एग्जांपल ले रहा हूँ। टाइम पीरियड में वही रखता हूँ 3 इयर्स का, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो कुछ भी है, ये पता नहीं है अभी कितने हैं क्योंकि हम गए नहीं है बैंक में, सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं। अब उसके आगे उसने जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसने ये बोल दिया कि पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। और आपने बोल दिया कि कितने साल के लिए रखना है, मुझे 3 इयर्स के लिए रखना है। तो गए भैया, अब आप बैंक में जा रहे हो। ठीक है ना। आपने ये 500 रुपीज़ ले गए और आपने बैंक वाले से कहा ये मेरे डिपॉजिट कर दीजिए। अच्छा, तो उसने बोला कि आपको कैसे रखना है, तो आपने बोला मुझे 3 इयर्स के लिए रखना है। ठीक है, तो उसने बोला कि हम आपको कुछ इंटरेस्ट देंगे लेकिन वो पर एनम कंपाउंडेड एनुअली देंगे। ठीक है, तो आपने बोला ठीक है। अब क्या करेगा वो आपका रुपीज़, अब आप घर चले गए, ये आपने जो रुपीज़ जमा किया 500 ना, एक साल गुजर जाएगा जैसे ही 1 ईयर हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा सीधे 3 इयर्स का कैलकुलेट नहीं करेगा, एक साल हो जाएगा। तो ये 500 रुपीज़ में जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा होगा उसको चेक करेगा, कैलकुलेट करेगा। मान लीजिए आपको इतना इंटरेस्ट मिला, वो क्या करेगा इस रुपीज़ को इसके साथ पैक कर देगा। ऐसे हो गया ना, एक साल गुजर गया, एक साल के लास्ट में क्या हो गया, आप 500 जमा कराने गए थे, आपके 600 हो गए मान लीजिए। ठीक है, अब ये आपकी क्या हो चुकी है, मेन मनी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी उसकी नज़र में, आप उसके लिए ये क्या हो जाएगी, ये आपकी मेन मनी हो जाएगी। अब अभी 2 साल हो रहे थे ना, फिर से एक साल के लिए कैलकुलेट करेगा। अब वो सोचेगा कि आपने कितने जमा किए हैं, 600 जमा किए हैं, तो फिर से कैलकुलेट करेगा। मान लीजिए आपको फिर एक साल में फिर इससे इतना फ़ायदा हो गया, ये भी इसके साथ रख देगा। ठीक है, अब कितना साल रह रखा है, एक साल रह रखा है। अब एक साल जो लास्ट साल रह रखा है उसके लिए कैलकुलेट करने से पहले वो देख लेगा ये अब आपकी क्या हो चुकी है, ये मेन मनी हो चुकी है। वो ये सोचेगा आपने बैंक में इतना जमा नहीं किया था 500, ये सारा जमा किया था, ये मेन मनी हो जाती है। फिर लास्ट में क्या होगा, अब लास्ट ईयर बचा हुआ है उसके लिए भी कैलकुलेट किया इतने रुपीज़ पे फॉर्मूला लगा के। मान लीजिए आपको ये मिला, तो लास्ट में ये सारे रुपए इकट्ठा कर देगा और जैसे ही 3 इयर्स हो जाएंगे आपको दे देगा। तो प्रोसेस समझ में आई। ईयर वाइज आपका क्या हुआ, जो भी इंटरेस्ट मिला हुआ उसके साथ जोड़ दिया गया आपके प्रिंसिपल के साथ, और उसी को न्यू प्रिंसिपल मान लिया गया जो जुड़ा हुआ मनी था। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में आपको क्या कर दिया गया, मनी दे दी गई। लेकिन जहाँ सिंपल इंटरेस्ट की बात करें वहाँ पे क्या होता है बेटा, जैसे 500 रुपीज़ आपने जमा कर दी ना, तो जितना भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा, मान लो आपको 200 रुपीज़ मिल रहा है 3 इयर्स के बाद, वो सीधे इस 3 इयर्स का कैलकुलेट कर देगा एक ही साथ और सीधे आपको दे देगा 3 इयर्स के बाद। यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वहाँ पे ईयर वाइज कैलकुलेशन नहीं होता, एक ही साथ कर लिया जाता है। तभी वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है, PRT/100। समझ में आ गया होगा अब आपको अच्छे से। तो ये कंपाउंडेड एनुअली का मतलब ये है हर साल आपका क्या हो जाता है, ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो करते हैं। क्या फॉर्मूला था इसका, हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था। अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1+R/100 रेज़ टू द पावर t। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल टू 10,800 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ये 12.5 है ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 12.5 को आप यहीं पे लिख लीजिएगा इक्वल करके, यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 25/2 लिख सकता हूँ, 25/2 लिख सकता हूँ ना, ऐसा लिख सकता हूँ। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड 3 इयर्स। तो यहाँ पे हमने क्या हुआ, फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, फॉर्मूला डायरेक्ट निकालने का है, इसलिए हमें ऐसी चिंता नहीं करनी कि ये
सर तो बता रहे हैं कि एक एक साल में काउंट करता है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ना वो सब कुछ कैलकुलेशन इसी के अंदर हो जाती है ना। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधे इस फॉर्मूले में रखते हैं तो 3 ईयर्स का कैलकुलेशन हो जाता है। तो इसलिए फार्मूला बनाया गया है, तभी इस वाले फार्मूले में नहीं रखते जो ये वाला फार्मूला है, ठीक है ना। इस फार्मूले से करेंगे तो डायरेक्टली 3 ईयर्स का कैलकुलेट हो जाता है इसी के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको अभी प्रैक्टिकल करके सिखाया था। तो अमाउंट इक्वल टू 10,800। अब इसे कैसे सॉल्व करें, देखिए 1 प्लस ये 25/2 है ना, इसको थोड़ा समझ लीजिए आज। 25/2 अपॉन 100 है ना, दूसरे वर्ड्स में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 25/2 डिवाइड बाई 100, यही था ना। 25/2 तो न्यूमरेटर था, यही तो यहाँ पे रखा हुआ है। 25/2 किसकी जगह, ये रेट की जगह रखा हुआ है, और डिनोमिनेटर क्या है 100, तो 25/2 डिवाइड बाई 100 है। तो इसको आपने 7th में सीखा होगा 1/100, तो 25/200 ऐसा आ गया। और दूसरे वर्ड्स में आप ऐसे सीधे लिख लीजिएगा कि 25 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कैसे आया, ये ऐसे आता है, ठीक है। वरना आप क्या करो, 2 से नीचे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वल टू 10,800, 25 4 जा 100, तो कितना आ गया 1, यहाँ पे 25 1 जा, तो कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 4 3 आ गया। अमाउंट इक्वल टू 10,800 1 प्लस 1/8 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। अमाउंट इक्वल टू आ जाएगा 10,800 10,800, यह आ जाएगा 8 1 जा 8 प्लस 1 9 अपॉन 3, ठीक है। अमाउंट इक्वल टू आ जाएगा आपका 10,800 मल्टीप्लाई बाय, देखिए 9 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि 9 3 टाइम्स है ना, 8 मल्टीप्लाई बाय 8। अब आपको ये सॉल्व ना खुद से करना है, मैं इसको सॉल्व यहाँ पे कर दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी बन जाता है, ये आपको खुद से करना है। चलिए मैं एक थोड़ा सा कर देता हूँ, एक बार डिवाइड कर देता हूँ। 10 1 जा 10, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 आ गया, 2 रह गया यहाँ पे, 8 3 जा 24, 8 5 जा, ठीक है। बाकी आप इसको सॉल्व करना, मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो, मैं इसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप खुद से करिएगा। मेरा कैलकुलेट करने के बाद 15377.3438 आया, तो राउंड ऑफ में मैं 2 ले रहा हूँ, तो 15377.34 ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपका अमाउंट आ गया, तो अमाउंट पूछा गया था पहले तो एक चीज़, तो अमाउंट तो आपका आ गया। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला उसे, जमा तो कितने 10,800, तो ये टोटल मिल गया उसको उसके पास, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा है ना, बहुत ज़्यादा रुपीज़ मिल रखे हैं, इसमें से ये जो वापस मिला है लास्ट में, इसमें से मेन मनी को माइनस कर दो, पता चल जाएगा भाई कितना इंटरेस्ट मिला आपको, है ना। तो माइनस कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, मतलब कि जो आपका अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए। 377.34 माइनस 10,800, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.34, तो ऐसे ही आ जाएगा 775, यहाँ पे आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 4577.34, ये आपका सी आई आ जाएगा। बी पार्ट, प्रिंसिपल इज गिवन ₹18,000, टाइम पीरियड इज गिवन 2.5 years एंड रेट इज गिवन 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंडेड एन, ये चीज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस बच्चे को ना ये समझ में आ गया, तभी मैंने बेटा आपको प्रीवियस वीडियो में भी पूरा एक्सप्लेन किया था, अभी भी मैंने आपको करेंसी से भी समझाया कि कैसे कंपाउंडेड एनुअली होता है। 2.5 years तो ठीक है, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली मतलब हर साल के लास्ट में क्या होगा, इसका इंटरेस्ट काउंट होगा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 रेज़ टू द पावर t, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 18,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है ना, यहाँ पे 2.5 years। अब देखो बेटा ना एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, ये अगर 2 होता लास्ट ईयर में ना, ये 2 होता तो मैं नॉर्मली सॉल्व कर लेता इसे, जो भी आता आंसर में, मान लीजिए यहाँ पे क्या आता, सॉल्व करके 110 आता अपॉन 100 आता,
तो यहाँ पे 2 होता ना, तो मैं इसको 2 बार ओपन करके सॉल्व कर लेता। लेकिन ये 2.5 ईयर को सॉल्व कैसे करें, इसकी एक ट्रिक है। कभी भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आए जहाँ पे ईयर में जैसे 2.5 ईयर आ गया, 3 1/4 आ गया, 5 1/2 आ गया, या कुछ भी आ गया, तो आपको क्या करना है, उसकी ट्रिक देख लीजिए आप। कभी भी आपके पास ये वाली कंडीशंस आती हैं, 18,000 1 + 10, ये हो जाएगा 100, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अगले वाले में फिर से क्या करो, एक ब्रैकेट लिखो, ये 1 प्लस अगली बार में जो 1/2 है ना, ये 1/2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। बस ये ट्रिक होगी इसकी। कभी भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आए जहाँ पे ईयर जो है, ईयर्स जो दिए गए हैं वो आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो आपको क्या करना है, जो कंप्लीट है पहले तो वो लिख लीजिए आप, ठीक है ना। ये कंप्लीट हो गया तो यहाँ तक लिख लिया हमने, सेम वही चीज़ तो लिख देना यहाँ पे। उसके बाद जितना भी बचा है ना, 1/2 बचा हो, या जैसे यहाँ पे 1/4 है, या जैसे मान लो 2 होल 5/3 है, चलो जो भी है फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैं जिस ये बताना चाह रहा हूँ आपको, जो भी ये लिखा हुआ है, अगले वाले में जो भी ये बचता है उसको क्या करो, फिर से ब्रैकेट लगाओ, सेम यही चीज़ लिखो, और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन क्या दे रखा, 100 दे रखा ना, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी ये बचता है उसको यहाँ कर दो, उससे आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 18,000 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 1 + 1/10, इसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 5 जा, और इस 5 से फिर से कट जाएगा 20 पे ना, 1/20, ठीक है। वैसे आया क्यों, देखिए बेटा, देखो यहाँ पे ना 2.5 ईयर्स, 2 साल तो कंप्लीट थे, अगले फिर पूरा साल नहीं था, 2.5 का मतलब होता है 2 साल पूरे पूरे, फिर उसके बाद आधा साल, 1/2 मतलब आधा ना। हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट कोई पूरा देगा क्या किसी को, हाफ ईयर के लिए कोई पूरा इंटरेस्ट नहीं देगा, तो इसलिए यहाँ पे तुम 2 से डिवाइड कर दिया है। दूसरे वर्ड्स में आप ये समझ लीजिए, इसकी डीप नॉलेज तो ये है, ठीक है ना। मान लो 2 ईयर्स कंप्लीट थे, ये 2.5 ईयर है, तो 2.5 ईयर्स मतलब कि 2 तो कंप्लीट है, उसके बाद हाफ ईयर्स है, तो हाफ ईयर के लिए पूरा इंटरेस्ट कौन देगा, तो अगले के लिए क्या करा, फिर से ब्रैकेट लगाया, तो अगले में 2 से डिवाइड कर दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट को, तो आधे साल का 5 आया है यहाँ पे। मैं आपको इसलिए लॉजिकली नहीं बताना चाह रहा था, बस ऐसे ही बताना चाह रहा था, लेकिन अब आपको मैं पूरा डीपली भी बता दिया है, जिसको कन्फ्यूजन थी क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/20, 10 1 जा 10, 10 + 1 11/10 रेज़ टू द पावर 2, 21/20, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल टू 18,000, ये कितनी बार है, 2 टाइम्स है, और ये कितना आ गया, 21/20, ठीक है। 1 0 से 1 0 से 1 0 से ये सब कट गया, ये 2 से ये भी कट जाएगा 9 टाइम्स, ठीक है। 9 11 11 जा 121 मल्टीप्लाई बाय 21। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आपका वर्क है, नहीं तो वीडियो लेंथी बन जाता है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा अमाउंट ₹22,869। फिर उसके बाद हमें CI भी निकालना है, तो ये तो आया आपका टोटल अमाउंट, जो आपको कितने ईयर्स के बाद मिलने वाला था, 2.5 ईयर्स, 2 साल पूरा पूरा, फिर उसके बाद आधे साल के लिए आधा इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट कर रखा है अगले बॉक्स में। अब तो समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है ना। तो CI काउंट करने के लिए इसमें से इसको माइनस कर लीजिए जो जमा किया था, तो क्या होता है, A - B, 22,869 माइनस 18,000, तो ₹4869, ठीक है। एक हल्का सा एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे, प्रिंसिपल 6,000, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दे 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, या जो भी है, ईयरली भी लिख देते हैं ना कभी कभी। तो टाइम पीरियड यहाँ पे अगर ऐसा होता 3 होल 1/3, तब क्या करते हैं आप, तब आपका फॉर्मूला क्या होता, मैं सॉल्व पूरा नहीं करूँगा, फॉर्मूला रख के दिखा रहा हूँ बस आपको। 6,000, ठीक है, 1 + 9/100,
ये फॉर्मूला बन जाता ना, जो हमारा ये वाला फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ मैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 दिया हुआ है, उसके बाद 3 तो कंप्लीट थे, है ना। तो अगली लाइन में हम ये कर सकते हैं इसको दिखाने के लिए, 6000 1 + 9/100, 3 तो कंप्लीट रहा। अगले वाले में क्या कर सकते हैं, फिर से लिख के 9/100, यहाँ 3 लिख लीजिए नीचे, ये जो बच गया। ये चीज़ मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ कि क्लियरली समझ में आनी चाहिए हर एक चीज़, ठीक है ना। तो 1/3 से यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, अगले दूसरे वर्ड्स में ये समझ लीजिए आप, ठीक है। जितना बच रहा था उसको अगली बारी में दोबारा से ब्रैकेट लेके 1 + 9/100 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर सकते हो। हमने बी पार्ट में ये सीखा कि टाइम अगर ऐसे दिया हो तो किस तरह से हमें सॉल्यूशन करना है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी हल्का सा देखा, ये आपको कुछ नोट नहीं करना, ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। ई पार्ट, पहले हम ई पार्ट करेंगे, उसके बाद हम सी और डी को करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंसिपल ₹10,000, टाइम पीरियड 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो बेटा, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली लिखा था, मतलब कि जो ब्याज जोड़ा जाता है हर साल के लास्ट में जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका मतलब ब्याज हर 6 महीने के बाद कैलकुलेट कर दिया जाता है। फिर जो कैलकुलेट कर दिया जाता है वो इसमें जोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद अगले 6 महीने के लिए कैलकुलेट किया जाता है, फिर इसमें जोड़ दिया जाता है, जो भी आपका प्रिंसिपल बन गया होगा नया वाला, है ना। नाउ ई पार्ट, पहले हम ई पार्ट करेंगे, फिर सी और डी को करेंगे। तो प्रिंसिपल इज गिवन ₹10,000, टाइम पीरियड 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बेटा अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया था, जितना भी था, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली था। यहाँ पे हाफ ईयरली लिखा है, ये हाफ ईयरली एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या किया जाता है बेटा कि जैसे कंपाउंडेड एनुअली में मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड चाहे जितना भी हो, जैसे 5 ईयर हो, 3 ईयर हो, 2 ईयर हो, उसमें हर साल काउंट कर लिया जाता था। यहाँ पे हर साल नहीं किया जाता, हर 6 महीने में किया जाता है। देखो ना, इसकी मीनिंग भी आ रही है हाफ ईयरली, मतलब कि हर 6 महीने में क्या कर लिया जाता है, इस पर जितना भी ब्याज मिल रहा होगा ना उसको काउंट कर लिया जाता है और इसमें ऐड कर लिया जाता है। फिर उसके बाद उसकी प्रिंसिपल चेंज हो जाती है, नई प्रिंसिपल बन जाती है, फिर उस पर अगले साल के अगले 6 महीने के लिए काउंट होता है। तो मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ ना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए बैंक में आप गए, आपने बोला कि भैया ये जमा कर दो, फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए आप गए और बैंक में आपने बोला कि ये जमा कर दो, तो उसने ले लिया आपके पैसे और बोला कितने साल के लिए रखना चाहते हो। तो यही एग्जांपल लेते हैं, टाइम पीरियड 1 ईयर, आपने बोला कि 1 साल के लिए रख दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे, आगे बता रहा हूँ कि पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब जितना भी इंटरेस्ट वो दे रहा था उसने बोला पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसमें वो क्या करता है कि ये आपका रख लिया, तो उसने पूछ लिया 1 ईयर, लेकिन वो कैलकुलेट कितने में करेगा। आप घर चले गए हो, आपको कोई मतलब नहीं रखना, वो आप घर चले गए, उसने 6 महीने के बाद कैलकुलेशन करी, 6 महीने के बाद मान लो आपको 6 महीने के अंत में जब 6 महीने हो गए इतना रुपीज़ आपका बन रहा था, तो ये इसके साथ रख देगा। अब 6 महीने के बाद आपका कितना अमाउंट हो चुका है पूरा 600, जमा कितना कराने गए थे 500, ये अब आपकी नई मनी हो चुकी है। ये आपकी क्या हो चुकी है, नई मनी, मतलब प्रिंसिपल आपका अब ये हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ पे रख दिया। अब कितने महीने और बचे हैं, 6 महीने बचे ना, क्योंकि आप तो 1 साल के लिए रखने के लिए गए थे। तो एक बार और काउंट करेगा, ठीक है ना, एक बार और काउंट करेगा अगले 6 महीने के बाद। अब आपका जितना भी पैसा हुआ होगा इतना ये सब मिला के आपको दे देगा। तो ये चीज़ है आपकी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जमा कराने के थे 1 साल, 1 साल में कितनी बार ब्याज दिया है आपने देखा भी होगा, यहाँ पे 2 बार ब्याज दिया है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेज आते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको आपको खुद भी समझ में आ गया, 2 बार मिला तो नॉर्मली हम उसको मैथमेटिकली में हम क्या बोलते हैं, इसमें रूल बना देते हैं, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया होता है टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। टाइम को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और वैसे भी आपको समझ में आ गया कितनी बार देगा, वो 2 बार देगा ना। 1 ईयर है तो हर 6 महीने के बाद देगा, तो पहला 6 महीना फिर अगला 6 महीना 2 ईयर। तो बाकी हम मैथमेटिक्स में हम टाइम से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्टली ये पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट अलग बात चीज़ है, यहाँ पे टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना ये अलग चीज़ है, इसको हम डायरेक्टली पढ़ेंगे, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करते हैं, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 8% पर एनम है,
8% पर एनम है, लेकिन काउंट तो कितने में कर रहे हो, हर 6 महीने के बाद कर रहे हो, तो 8 के हिसाब से क्यों करोगे, हर 6 महीने में तो फिर किसके हिसाब से करोगे आप, 4% के हिसाब से करोगे ना, क्योंकि ये तो क्या लिखा है 8% पर एनम भी लिखा हुआ है। जो अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ पे पूरा लिखा था, जैसे ये क्वेश्चन है पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो ये भी एनम था ये भी एनम था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तभी इसको डिवाइड नहीं कर रहे थे। यहाँ पर ये तो है पर एनम, 8% पर एनम, लेकिन कैलकुलेट हो रहा है हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, तो रेट भी क्या हो जाता है 2 से डिवाइड हो जाता है। तो जब भी आपके पास, अब हम पूरा एक बारी में बात करते हैं कि जब भी आपके पास क्या हो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन हो, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करो, रेट को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं हियर वी हैव ऑब्जर्व दैट rate of interest is compounded half yearly. So टाइम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टाइम जो होता है ये 2 मल्टीप्लाई बाय टी हो जाता है। तो कितना था, 1 ईयर था ना, 1 ईयर इक्वल टू 2 हाफ ईयर्स हो गए। और वैसे भी आपको मैंने प्रैक्टिकली समझा भी दिया, एक साल में हाफ ईयरली के हिसाब से हर 6 महीने के बाद करेगा तो जो फॉर्मूले में ऊपर आएगा तो 2 आएगा ना, 2 बार ही मिलेगा, तो सही बैठ रहा हमारा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट इक्वल टू 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4%। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये पूरे साल का दे रखा है, आपको कैलकुलेट करना चाहता है 6 महीने के हिसाब से, तो इंटरेस्ट भी 6 महीने के अकॉर्डिंग, तो पूरा हाफ हो जाएगा, है ना। पूरे साल के हिसाब से 8 है तो हाफ के हिसाब से 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4% आ गया। तो बस आप फॉर्मूला लगाइए, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू दी पावर टी, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 4, यहाँ पे 2 अब क्यों आया समझ में आया ना, टाइम पीरियड तो 1 ईयर था, लेकिन वो कैलकुलेट 2 बार ही करने वाला ना, तो इसलिए 2, और उसका फॉर्मूला डायरेक्ट ये भी याद कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को समझना होगा तो वो ऐसे समझेगा, डीप नॉलेज लेके। 10,000 इसको डिवाइड कर देंगे 25, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 25 रेज़ टू दी पावर 2, अमाउंट इक्वल टू 10,000 कितना आ गया 25 बन जाएगा 25 प्लस 1 26 अपॉन 25 रेज़ टू दी पावर 2, तो अमाउंट इक्वल टू आ जाएगा 10,000 26 मल्टीप्लाई बाय 26 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 25 4 जा तो 100 हो गया, इतना कवर हो गया, ठीक है। और 25 8 जा होता है 200, 25 8 जा तो 16 जा हो जाएगा 400, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26, अब ये मल्टीप्लाई आप खुद करेंगे तो आपका आ जाएगा अमाउंट ₹10,816। सो CI भी निकालना है हमें कि आखिर इंटरेस्ट कितना मिला, तो आपका अमाउंट इतना मिला हुआ है A माइनस B, तो 10,816 माइनस 10,000 तो कितना आ जाएगा 816, ये आपका CI हो जाएगा। नाउ D पार्ट, प्रिंसिपल इज गिवन ₹8,000, टाइम पीरियड 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फिर से वही बात आ गई, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जो जमा कराने गया है वो जमा कराने तो 8,000 ही गया हुआ है और एक साल के लिए जमा कराने के लिए गया है, लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है हाफ ईयरली की, तो इसका मतलब हर 6 महीने के बाद, तो एक साल में कितनी बार काउंट होगा 2 बार, तो इसलिए टाइम आ जाता है 2, ठीक है। और वो फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया रखा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मैं आपको डीप नॉलेज देना चाहता हूँ। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है, अब ये पर एनम लिखता है, लेकिन काउंट कैसे हो रहा है हाफ ईयरली के हिसाब से, 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली के हिसाब से हो रहा है तो हर 6 महीने में रेट भी तो हाफ के हिसाब से होना चाहिए ना, तो ये कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2, लेकिन हम करेंगे वैसे, हेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सो टाइम, तो जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है टाइम को क्या होता है डबल कर देते हैं,
जितना भी साल होता। अभी यहाँ पे 2 होता ना, अगर 2 ईयर्स होते तो खुद ही सोचो, 2 ईयर्स होते तो कितनी बार काउंट करता? पहले साल में एक बार ही, फिर एक साल कंप्लीट हो जाता जब 2 बार हो जाता, ठीक है ना, फिर दूसरे साल के लिए फिर एक बार काउंट करता, फिर एक बार, तो ऐसे करके कितनी बार होता? पहले 6 महीने, फिर 6 महीने, एक साल हो गया, फिर 6 महीने, 1.5 ईयर हो गया, फिर 6 महीने। तो अगर 2 ईयर्स होता तो वहाँ पे डबल हो जाता, 4 टाइम्स यहाँ पे काउंट होता, तो यहाँ पे 4 आता। यहाँ पे कितना था? 1 ईयर था, तो इसलिए सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2, और तो 2.5 ईयर्स लिखेंगे हम इसे, ईयर्स नहीं है, 2.5 ईयर्स हैं, ठीक है। रेट 9/2, तो 4.5%, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1+r/100⁻t। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 8,000, 1+9, सॉरी यहाँ पे तो 4.5 हो चुका ना, ये तो 4.5/100⁻2.5 ईयर्स आ चुके हैं, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल टू, अगर यहाँ पे से डेसिमल हटाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? थोड़ा नॉर्मल कर लेता हूँ ना, उसके बाद सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी। 45 अपॉन क्या हो जाएगा? एक डेसिमल हटाया तो नीचे 1000 आ जाएगा ना, ठीक है। ये आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा ज़रूर। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 200 आ गया, तो 8000 1+9/200 आ गया। यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दिया, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, और 2 जीरो आगे से आ गए। तो अमाउंट इक्वल टू क्या आ गया? 8000 मल्टीप्लाई बाय, ये 200 बन जा 200 + 9, 209/200⁻²। तो अमाउंट इक्वल टू आ गया 8000 मल्टीप्लाई बाय 209 मल्टीप्लाई बाय 209/200 मल्टीप्लाई बाय 200। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, 2 से फिर से कट गया, 40 आ गया। इस जीरो से ये जीरो कट सकता है, ठीक है। अब कितना बचा है मैं फिर से लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो कहीं भी। यहाँ भी 20 रहता है। क्या किया मैंने? 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, आप ये ऐसे समझ लो। चलो जैसा मैंने किया वैसे बताता हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो कट करे, फिर क्या हुआ? 2 से ये 2 रहता था ना इधर, 2 से 80 को डिवाइड किया, 40 आ गया। फिर एक जीरो से इस जीरो को भी कट कर दिया, तो यहाँ कितना बचा? 4, और 209 मल्टीप्लाई बाय 209/20, ठीक है। फिर से कट जाएगा ना, 2 2 जा 4, और 2 10 जा 20, तो आपका आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 209 मल्टीप्लाई बाय 209/10, ठीक है। मैं डिवाइड नहीं कर रहा, मैं क्या करूँगा, इसको पूरा मल्टीप्लाई करके जितना भी आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड करना ईजी रहेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके आपका है 209 मल्टीप्लाई बाय 209 मल्टीप्लाई बाय 2, 87362। नीचे अभी 10 रहता था तो 10 ऐसे लिख देंगे, तो 8736.2, ठीक है। ये तो आपके आ गया अमाउंट। अब क्या निकालना था? सी आई भी तो निकालना है ना, क्वेश्चन में दिया है। तो सी आई क्या आ जाएगा? ए माइनस पी। तो ए कितना है? 8736.2 माइनस 8000, ये प्रिंसिपल था, ये वाला है ना। तो क्या कर देंगे, इसको माइनस करके 736.2, ये आपका क्या आ जाएगा? सी आई आ जाएगा। सी पार्ट, प्रिंसिपल इज गिवन ₹62,500, टाइम पीरियड 1.5 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो बेटा यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ है। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि ये इस क्वेश्चन की तरह तो नहीं है, बी पार्ट वाले की तरह, कि सर ने बताया था कि 2 तो कंप्लीट ले लेना, फिर अगले वाले में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, बॉक्स लगा के नहीं करता क्या? वैसे ही, लेकिन थोड़ा आपको ठहरना है। उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। यहाँ पे 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली लिखा था, डायरेक्टली कर रहे थे हम। यहाँ पे 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब आपका ब्याज एक साल में 2 बार ही काउंट होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए टाइम को ना, तो इसलिए हम पूरा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं जो भी टाइम पीरियड आएगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आपको अभी रुकना है, पहले इसकी कैलकुलेशन दोबारा करनी है ना इन दोनों की, उसके बाद जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। हो सकता है ये हट जाए, ठीक है। तो देखते हैं, हेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली,
सो टाइम टाइम क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 2 से, 1/1/2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको सॉल्व कर लिया हमने किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 2 से 2 कट गया 3। और वैसे भी सोचो ना, 1.5 ईयर्स है, इसका मतलब यही तो ना 1.5 साल। 1.5 साल में अगर हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग उसको कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा, 3 बार देना पड़ेगा ना, कैलकुलेट करके। सोचो ना, हाफ ईयरली में क्या करते हैं, हर 6 महीने के बाद ब्याज कैलकुलेट करते हैं। तो 1.5 ईयर के मतलब क्या हुआ, 3 पैकेट बनेंगे ना। सोचो, इस चीज़ को सोचो ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ है तो हर 6 महीने के बाद ब्याज की कैलकुलेशन होगी। यहाँ पे 1.5 साल के लिए कोई जमा कर रहा है तो कितनी बार होगा, पहले आधे साल के लिए 6 महीने के हो गए, फिर अगले 6 महीने के बाद 1 साल हो गया, फिर अगले 6 महीने के बाद हो गया, तो कितने साल बने, 3 हाफ ईयर्स बने ना। तो यही चीज़ तो आया आंसर। ये चीज़ को डायरेक्टली बता देते हैं हम फॉर्मूले में कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों आया, इसकी नॉलेज यहाँ थी जो हम अभी तक बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो 3 हाफ ईयर्स, रेट क्या हो जाएगा, रेट को भी पर एनम लिखा हुआ है, काउंट कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, तो इसको भी डिवाइड करते हैं 2 से, रेट को भी 2 से डिवाइड, कितना आ गया 4%। बस अब तो फॉर्मूले में रखना है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 रेज़ टू द पावर t। ठीक है बेटा, यहाँ पे ना क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वीडियो की कैलकुलेशन को ज़्यादा मत देखा करो, इतना पार्ट समझ लो, उसके बाद तो ये सब खुद ही करना है आपको। तो अगर लेंथी वीडियो भी होते हैं ना तो आपको फॉरवर्ड कर करके देखते हैं। बस ये चीज़ें आपको शुरू में समझ लेनी है, ठीक है। उसके बाद तो आपका ही काम है, क्योंकि मैं भी लास्ट में मल्टीप्लाई करने के लिए पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई भी करने लग जाऊँ तो मैं। तो ए इक्वल टू 62,500, पर जितना हो सकता है मैं डायरेक्टली करने की कोशिश करूँगा इसी में, 4 रेज़ टू द पावर t, अमाउंट इक्वल टू 62,500 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, यहाँ पे डिवाइड हो सकता है, 4 1 जा 4, 25, तो 1/25 रेज़ टू द पावर 3, अमाउंट इक्वल टू आ जाएगा 62,500 मल्टीप्लाई बाय 25 1 जा 25 + 1 26/25 रेज़ टू द पावर 3। तो अमाउंट इक्वल टू 62,500 मल्टीप्लाई बाय 26/25, 26/25, 26/25, 25 25 जो होता है ना 625, तो ये हो जाएगा ऐसा। फिर 25 से एक बार और कट जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। फिर 25 से एक बार और कट जाएगा, इतना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26, तो आपका कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा ₹70,304। अब आपसे लास्ट में ये भी बोल रहा है कि क्या निकाल दीजिए, CI भी निकाल दीजिए। ये तो निकाला हमने अमाउंट, तो CI क्या हो जाएगा, A माइनस P। तो A कितना है 70,304 और प्रिंसिपल कितना है 62,500, तो माइनस कर दीजिए 4 0, ये आ जाएगा आपका 8, यहाँ पे आ जाएगा 9 - 2 7, तो 7,804। ये आपको क्या मिला हुआ है, इंटरेस्ट मिला हुआ है, क्योंकि रुपए भी ज़्यादा थे तो इंटरेस्ट भी थोड़ा ज़्यादा मिला हुआ है, ठीक है ना। सो थैंक यू स्टूडेंट।